देखिए, हम लॉर्ड सभा के बारे में पढ़ रहे थे। लॉर्ड सभा को विधायी क्षेत्र में और वित्तीय क्षेत्र में जिस प्रकार से शक्तियां प्राप्त हैं, उसी प्रकार से हम कार्यपालिका संबंधी शक्ति हम कार्य में भी देखते हैं कि उसे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी प्राप्त हैं। वह मंत्रिमंडल की आलोचना करती है और मंत्रिमंडल की आलोचना के साथ में मंत्रिमंडल को पद मुक्त करने का कार्य वो नहीं करती है। मंत्रिमंडल को पद मुक्त करने का कार्य नहीं कर सकती, लेकिन प्रश्न वह पूरक प्रश्न पूछ सकती है। तो देखिए, मंत्रिमंडल को अपदस्थ करने का, पदमुक्त करने का अधिकार लॉर्ड सभा के पास में नहीं है, लेकिन लॉर्ड सभा मंत्रिमंडल को पदमुक्त करने के अलावा मंत्रियों से संसद में प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है। इस प्रकार से मंत्रिमंडल को वो अपने नियंत्रण में रखती है और इसी प्रकार से मंत्रिमंडल की आलोचना करती है। नीति निर्णय के बारे में संसद में, सदन में चर्चा होती है और चर्चा के द्वारा वह मंत्रिमंडल की नीतियां, निर्माण, जो भी मंत्रिमंडल नीतियां बनाता है उनके बारे में वह आलोचना कर सकती है। इस प्रकार से जो लॉर्ड सभा है, वह लॉर्ड सभा को मंत्रिमंडल के संबंध में उसे अधिकार प्राप्त है, मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है और उसके साथ में ही अगर नीतियों की आलोचना कर सकती है। इस प्रकार से मंत्रिमंडल पर वह क्या करती है, नियंत्रण स्थापित करती है। तो देखिए, इसके साथ में अगला जो कार्य है वह है न्यायिक शक्तियां एवं कार्य। तो देखिए, लॉर्ड सभा को विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय के साथ साथ उसे न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। तो देखिए, लॉर्ड सभा की न्यायिक शक्तियां एवं कार्य। न्यायिक शक्तियां एवं कार्य। देखिए, ये लॉर्ड सभा का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो इसे विश्व के अन्य द्वितीय सदनों से इसे महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करते हैं, क्योंकि लॉर्ड सभा जब न्यायालय का कार्य करती है उस समय इसकी जो स्थिति है वह महत्वपूर्ण होती है। और जब लॉर्ड सभा न्यायिक कार्य करती है तो उस समय उसकी अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता है। लॉर्ड चांसलर इसकी अध्यक्षता करता है। देखिए, जो न्यायिक ये कार्य हैं, ये न्यायिक कार्य विश्व में कोई भी द्वितीय सदन संपन्न नहीं करता। केवल ब्रिटेन में ही ऐसी व्यवस्था है कि वहां पर जो लॉर्ड सभा है वो न्यायालय का कार्य करती है। जब वह न्यायिक कार्य करती है लॉर्ड सभा, उस समय इसकी अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता है और लॉर्ड सभा अपने न्यायिक कार्यों के निर्वहन में बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है। तो कुछ मामलों में अपील संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के रूप में यह कार्य करती है। कुछ मामलों में अपील संबंधी जो सर्वोच्च न्यायालय उसके रूप में यह कार्य करती है। और जब यह न्यायिक कार्य करती है उस समय इसमें केवल
9 विधि लॉर्ड भाग लेते हैं। 9 विधि लॉर्ड भाग लेते हैं। यह अपीलीय सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है। अपीलीय सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कुछ विशेष मामलों में देखिए, इस प्रकार जो लॉर्ड सभा है वह न्यायालय का कार्य करती है और इसकी जो न्यायिक शक्तियां हैं वो विश्व के अन्य द्वितीय सदनों से बहुत ही अलग है। और इस कारण से ये लोक सदन से बहुत ही इसकी शक्तियां, हमने देखा वित्तीय क्षेत्र में, कार्यपालिका क्षेत्र में, विधायी क्षेत्र में इसकी शक्तियां लोक सदन से कम है। लेकिन जो न्यायिक शक्तियां हैं वो न्यायिक शक्तियां इसकी लोक सदन से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब यह लोक सदन से हम इसकी तुलना करते हैं तो न्यायिक क्षेत्र में लॉर्ड सभा की जो शक्तियां हैं वो लोक सदन से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार लॉर्ड सभा को जब यह कुछ विशेष मामलों में अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है, अपीली सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जब ये कार्य करती है तो उस समय इसकी अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता है और कुछ विशेष मामलों में ये न्यायिक कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा उस समय इसमें केवल 9 विधि लॉर्ड ही इसमें भाग लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा जो है विधायी, वित्तीय और कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां इसकी लोक सदन से है वो कमतर है, लेकिन न्यायिक क्षेत्र में इसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं और इसे न्यायिक क्षेत्र में इसकी शक्तियां लोक सदन से अधिक है। और हम यह निष्कर्षतः कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा जो है वह विश्व का ऐसा द्वितीय सदन है अनूठा जिसे न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। अर्थात विश्व में किसी भी देश के द्वितीय सदन को ऐसी न्यायिक शक्तियां प्राप्त नहीं है जो कि ब्रिटेन की लॉर्ड सभा को प्राप्त है। इस प्रकार से न्यायिक क्षेत्र में लॉर्ड सभा की स्थिति विश्व के अन्य द्वितीय सदनों से महत्वपूर्ण है और इसी कारण इसे हम न्यायिक क्षेत्र की शक्तियों के कारण न्यायिक क्षेत्र में इसे विश्व के अन्य द्वितीय सदनों से इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो देखिए, लॉर्ड सभा की शक्तियां हमने देखी और न्यायिक क्षेत्र में जो इसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं उस कारण से विश्व के द्वितीय सदनों में इसका स्थान महत्वपूर्ण है। तो हम इसके बाद में देखते हैं कि इसे कार्य और शक्तियां प्राप्त होने के बावजूद भी हम इसकी कमियों की बात करते हैं। तो अब हम अगला पक्ष आता है हमारा आलोचना का। देखिए, क्योंकि इसे लोक सदन से कम स्थिति प्राप्त है तो इसका महत्व वर्तमान में इतना नहीं है जितना कि लोक सदन का है। तो देखिए, हम आलोचना में देखते हैं कि लॉर्ड सभा की आलोचना किस प्रकार से हम करते हैं। तो देखिए, आपका अगला जो है इसमें वो है लॉर्ड सभा की आलोचना। लॉर्ड सभा की आलोचना। देखिए, हमने लॉर्ड सभा की विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय और न्यायिक शक्तियों का हमने आकलन किया और उस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा जो है वह लोक सदन से एक कमतर संस्था है, उसे कम अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। प्राचीन समय में पहले इसे लोक सदन से बहुत ही अधिक शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन अब वर्तमान में इसे लोक सदन से कम शक्तियां और कम स्थिति से प्राप्त है। तो आज जो है यह लोक सदन से बहुत ही कम इसकी स्थिति है
तो इस प्रकार से इसकी आलोचनाएं हम देखते हैं कि पहला है पॉइंट, रचना की दृष्टि से प्रजातांत्रिक सदन। रचना की दृष्टि से ये अलोकतांत्रिक सदन है, क्योंकि इसमें जो है वह इसकी रचना प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर नहीं है। लोक सदन में निर्वाचन है, चुनाव है, और लोक सदन में जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है वही दल क्या होता है, सरकार बनाता है, सरकार का गठन करता है। लेकिन लॉर्ड सभा में हमने देखा, इसके सदस्यों के बारे में जो हमने बात की थी, तो इसके सदस्य क्या होते हैं, वह पीयर के रूप में होते हैं, और विशेष अधिकार जिन्हें प्राप्त होते हैं उन्हें सम्राट पीयर नियुक्त करता है। देखिए, इसका जो गठन होता है वह अलोकतांत्रिक, अर्थात निर्वाचन के द्वारा इसके सदस्यों का चयन नहीं होता, चुनाव के द्वारा इसके सदस्यों को नहीं चुना जाता। तो इसलिए हम यह कहते हैं कि रचना की दृष्टि से यह अलोकतांत्रिक सदन है, क्योंकि लोकतंत्र में जो चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चुनाव ही क्या होते हैं, संप्रभुता का आधार, अर्थात सत्ता का आधार निर्वाचन होता है, और सत्ता जो होती है वो चुनावों के द्वारा चुनी जाती है। तो इस प्रकार से इसमें सदस्यों का चयन जो होता है वह विशेषाधिकारों के द्वारा वंशानुगत रूप में, और समाज का जो कुलीन तबका है, अर्थात जो समाज का सबसे धनाढ्य वर्ग, पैसे वाला जो वर्ग है, वो इसका मेंबर होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि यह अलोकतांत्रिक सदन है। इसमें सदस्यों का जो चयन है, सदस्यों का जो चयन निर्वाचन द्वारा न होकर कैसा है, वंशानुगत आधार पर है। तो ये क्या है, ये रचना की दृष्टि से अलोकतांत्रिक सदन है। अगला है कार्य प्रणाली की दृष्टि से, कार्य प्रणाली की दृष्टि से अलोकतांत्रिक देखिए, हमने बताया था आपको कि इसकी सदस्य संख्या 1000 के करीब है। 1000 जो सदस्य संख्या है वो सदस्य संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो इस प्रकार से सदस्यों को मैनेज करना, सदन की बैठकें आयोजित करना किस प्रकार से ये होगा, तो ये कार्य प्रणाली की दृष्टि से बहुत ही जो है अव्यावहारिक है, क्योंकि 1000 से ऊपर इसकी सदस्य संख्या है, और कार्यवाही के संचालन के लिए गणपूर्ति केवल 3 है, और किसी विधेयक पर मतदान के लिए गणपूर्ति केवल 2 है। तो देखिए, इस प्रकार से लॉर्ड सभा का जो अध्यक्ष है वो इसकी कार्यवाहियों को करने में असमर्थ होता है, क्योंकि इतने सदस्य संख्या है, गणपूर्ति इतनी कम है, तो किस प्रकार से वह सदन को सही ढंग से संचालित करे। तो देखिए, कार्य प्रणाली, क्योंकि सदस्य संख्या इतनी ज्यादा है कि अध्यक्ष को सदन को मैनेज करना बहुत ही दुष्कर कार्य है, और वह इस कार्य को व्यवहारिक रूप से सही ढंग से नहीं कर पाता। इसलिए कार्य प्रणाली की दृष्टि से जो है यह है अलोकतांत्रिक सदन है। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार भी नहीं है कि वह सदस्यों को अनुशासित करने के लिए कोई कार्यवाही करे। जैसे कि लोक सदन में यदि सदस्य अनुशासित रूप से कार्य नहीं करते हैं तो लोक सदन का अध्यक्ष अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। तो इसमें
सदस्यों की गणपूर्ति की अव्यावहारिकता, गणपूर्ति की अव्यावहारिकता, और उसके साथ ही जो है अध्यक्ष द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही, अध्यक्ष द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही न कर पाना। देखिए, रचना की दृष्टि से अलोकतांत्रिक है क्योंकि सदस्यों का आधार निर्वाचन नहीं है, वंशानुगत आधार है। इसी प्रकार से कार्यप्रणाली जो है, इतने सदस्य संख्या इतनी ज्यादा है कि गण पूर्ति को तय करना अध्यक्ष के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और इसी प्रकार से यदि कोई सदस्य अनुशासनात्मक रूप से कार्य नहीं कर पाता, सदन की नियमावली के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी जो है वह अध्यक्ष नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी बड़ी सदस्य संख्या को किस प्रकार से मैनेज करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो ये अध्यक्ष जो है वह अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं कर पाता है। तो देखिए, इस प्रकार से अगला जो पॉइंट है, उद्देश्य एवं कार्यों की दृष्टि से अलोकतांत्रिक सदन। देखिए, अगला है उद्देश्य एवं कार्यों की दृष्टि से अलोकतांत्रिक सदन। तो देखिए, उद्देश्य एवं कार्यों की दृष्टि से अलोकतांत्रिक सदन है क्योंकि इसमें संपत्तिशील वर्ग का यह रक्षक है, संपत्तिशाली वर्ग का रक्षक है, और इसके साथ ही यह अनुदार दल का समर्थक सदन है। अनुदार दल का समर्थक सदन है। देखिए, पहले ब्रिटेन में दो दल थे, उदार दल और अनुदार दल। अब अनुदार दल और मजदूर दल है। तो देखिए, अनुदार दल का यह समर्थक सदन है। लॉर्ड सभा में अनुदार दल का विशेष प्रतिनिधित्व ये करता है और अनुदार दल के प्रति इसकी जो भावनाएं होती हैं उसके प्रति समर्थन की रहती हैं। तो इस प्रकार से अनुदार दल का ये समर्थक दल है, सदन में उसके विशेष प्रतिनिधित्व को ये क्या करता है, उसकी रक्षा करता है, और इस अनुदार दल का स्थायी प्रभाव हमें इसमें देखने को मिलता है। देखिए, इसी प्रकार से संपत्तिशील वर्ग अर्थात जो समाज का सबसे धनाढ्य वर्ग है, संपत्तिशाली वर्ग है, उसका इस पर प्रभुत्व रहता है। क्योंकि जब हमने इसकी सदस्य संख्या के बारे में चर्चा की थी तो ये बताया था कि इसमें समाज का जो कुलीन वर्ग है, क्योंकि जो लॉर्ड सभा है वो कुलीन तंत्र का परिचायक है, अर्थात कुलीन तंत्र में जमींदार, संपत्तिशील वर्ग, जो समाज का ऐसा तबका है जिसके पास में धन संपत्ति अपार है, उस वर्ग को हम लॉर्ड सभा की सदस्यता दी जाती है। तो इस प्रकार से लॉर्ड सभा में जो समाज का सबसे बड़ा पैसे वाला वर्ग है, संपत्तिशाली वर्ग है, उसको इसमें सदस्यता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इसकी जो रचना है, सदस्य
या इसके गठन की रचना उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें सदस्यों को संपत्ति के आधार पर उन्हें इसमें स्थान दिया जाता है। तो ये संपत्तिशाली वर्गों का ये रक्षक है, ये लॉर्ड सभा। और इसमें जब विधेयक बनते हैं तो उसमें भी संपत्तिशाली वर्ग के विशेष रूप से उसके हितों के बारे में सोचा जाता है। तो इस प्रकार से संपत्तिशील वर्गों का जो प्रतिनिधित्व जो है वह ये करता है और उनके विशेषाधिकारों का ये विशेष रूप से ध्यान रखता है। तो देखिए इस प्रकार से अगला जो है वह है सदस्यों की दायित्वहीनता। तो देखिए अगला इसका जो पॉइंट है वो ये है कि सदस्यों की दायित्वहीनता। देखिए सदस्यों की दायित्वहीनता में हम देखते हैं कि सदस्य जो हैं वह सदस्यों की दायित्वहीनता अर्थात सदस्य जो हैं लॉर्ड सभा के वह अपने कार्यों के संचालन में अपना कार्य जिम्मेदारी के साथ में नहीं निर्वाह कर पाते। तो इसमें हमें उनकी दायित्वहीनता के बारे में पता चलता है कि वो है क्या है, दायित्वहीन है। अर्थात इसमें जो 1000 सदस्य हैं उसमें से कई बार 950 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं। तो जब सदन में इतने सारे लोग एक साथ अनुपस्थित रहेंगे तो विधेयक के बारे में चर्चा कैसे होगी और विधेयकों पर किस प्रकार से गणपूर्ति उनमें होगी और विधेयक किस प्रकार पारित हो पाएगा। तो देखिए सदस्यों की दायित्वहीनता है कि सदस्य जो होते हैं वो एक साथ इतनी संख्या में, विशाल संख्या में अनुपस्थित रहते हैं। इस कारण से सदन का जो कार्य है वो हमेशा गतिरोध पूर्ण रहता है और सदन अपना कार्य कुशलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संचालन नहीं कर पाता, क्योंकि सदस्य संख्या के अभाव में विधेयकों का पारित होना, विधेयकों के बारे में चर्चा होना और कई बार महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं वह रुक जाते हैं, क्योंकि सदस्यों की संख्या के अभाव में लॉर्ड सभा अपने महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन नहीं कर पाती। तो देखिए सदस्यों की दायित्वहीनता है। अगला है लॉर्ड सभा एक अनावश्यक द्वितीय सदन है। लॉर्ड सभा एक अनावश्यक द्वितीय सदन है। देखिए इसकी आलोचना में गंभीर रूप से हमें कहते हैं कि ये क्या है, एक अनावश्यक द्वितीय सदन है, क्योंकि यह अपना कार्य इतनी कुशलता पूर्वक नहीं कर पाती जितने विश्व के अन्य द्वितीय सदन अपना कार्य कुशलता पूर्वक कर पाते हैं। तो इस प्रकार से इसे हानिप्रद संस्था भी कहते हैं, क्योंकि इतनी उपयोगी ये सिद्ध नहीं होती। इसके आलोचनाओं में हम ये देखते हैं कि यह इतनी उपयोगिता इसमें साबित नहीं हो पाती जितनी कि विश्व के अन्य द्वितीय सदन जो होते हैं वो अपनी महत्वपूर्ण स्थान उनका माना जाता है और वो उनकी कार्य प्रणाली के कारण वो संसद में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और अपनी उपयोगिता अपने कार्य के आधार पर सिद्ध करते हैं। तो देखिए ये एक अनावश्यक द्वितीय सदन है और अनावश्यक द्वितीय सदन होने के कारण जो है हम ये कहते हैं कि अनेक बार ये बाधाएं डालता है और बाधाएं डालने के कारण इसे एक बहुत ही अनुपयोगी सदन भी कहा जाता है। तो देखिए इसके बाद में हम इसका महत्व देखते हैं कि इन आलोचनाओं के बावजूद भी लॉर्ड सभा का जो है वह उपयोगिता किस प्रकार से है और इसका महत्व किस प्रकार से। तो देखिए इन आलोचनाओं के आधार पर हम लॉर्ड सभा को अनुपयोगी संस्था मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही इसकी अनुपयोगिता को हम पूरी तरह से इसे अनुपयोगी नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी उपयोगिता जो है वह इसके होने में है। तो देखिए लॉर्ड सभा का जो महत्व है
इसकी उपयोगिता हम देखते हैं कि लॉर्ड सभा की उपयोगिता व महत्व, लॉर्ड सभा की उपयोगिता एवं महत्व। तो देखिए लॉर्ड सभा की उपयोगिता एवं महत्व इसके होने में है कि यह विश्व का ऐसा कोई सा अद्वितीय सदन नहीं है जिसे न्यायिक क्षेत्र में इतने अधिकार प्राप्त हो। तो न्यायिक क्षेत्र में इसकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए हम देखते हैं कि इसकी विधेयकों पर समुचित विचार करने वाला सदन। देखिए इसमें विधेयकों पर समुचित विचार किया जाता है और विधेयकों पर पूर्ण विचार किया जाता है, क्योंकि इसमें सदस्यों के पास में कार्यभार अधिक नहीं रहते, इसलिए सदस्य कार्यभार की अधिकता न होने के कारण विधेयकों पर जो है वह बारी बारी से इसमें चर्चा होती है और यह लोक सदन के कार्य को कम करती है, क्योंकि विधेयकों पर इसी में चर्चा हो जाती है। तो अनावश्यक जो समय विधेयकों पर लोक सदन में लगेगा वो नहीं लग पाता और इस प्रकार से लोक सदन के कार्य को करती है, क्योंकि विधेयकों पर इसमें इतना समय होता है कि इसमें विधेयकों पर समुचित विचार किया जाता है। अगला है ब्रिटिश व्यवस्था में संतुलन स्थापित करने वाला सदन। संतुलन स्थापित करता अर्थात दोनों सदनों में सामंजस्य, वहां पर लॉर्ड सभा बिठाता है और लॉर्ड सभा जो है वह दोनों सदनों में समन्वय स्थापित करता है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है और इस प्रकार जब लोक सदन जो है वह उसके पास में इतने कार्य होते हैं कि विधेयकों को इतनी सूक्ष्मता से गहनता से वो जांच नहीं कर पाता, तो लॉर्ड सभा समय के कारण उनको गहनता के साथ में विधेयकों पर चर्चा करता है, बहस करता है और फिर लोक सदन को वो क्या करता है, लौटाता है। तो दोनों सदनों में काम का सामंजस्य स्थापित करने में लॉर्ड सभा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार से लॉर्ड सभा में योग्य व्यक्तियों को स्थान दिया जाता है। लॉर्ड सभा में योग्य व्यक्तियों को स्थान अर्थात जो लोग अपने अपने प्रतिभावान होते हैं और जो पीयर होते हैं निश्चित ही अनुभवी और प्रतिभा संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि लॉर्ड सभा जो है, लॉर्ड सभा में जो पीयर बनाए जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विशेष योग्यता रखने वाले लोगों को ही, जैसे कि आध्यात्मिक लॉर्ड हमने देखा इसकी सदस्य संख्या में, उनको इसमें सदस्य बनाया जाता है। उसी प्रकार से विधि लॉर्ड, कानूनी लॉर्ड भी होते हैं लॉर्ड सभा के सदस्य, जो कानूनी क्षेत्र में जिन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, तो वो कानूनी लॉर्ड होते हैं। तो इस प्रकार लॉर्ड सभा में जो पीयर बनाए जाते हैं, आध्यात्मिक लॉर्ड होते हैं, कानूनी लॉर्ड होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति को इसमें सदस्य बनाया जाता है। इस प्रकार से लॉर्ड सभा में जो विशेष योग्यता के आधार पर उन्हें लॉर्ड सभा की सदस्यता क्या होती है, दी जाती है। तो इस प्रकार से हम लॉर्ड सभा की जो हमने आलोचनाएं की, उस आलोचनाओं के बावजूद भी हम यह कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा की उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी लॉर्ड सभा की उपयोगिता एवं महत्व इस बात से सिद्ध होती है कि ब्रिटिश व्यवस्था में संतुलन स्थापित करता है। उसके साथ साथ ही यह लोक सदन के कार्यभार को क्या करता है,
कम करता। इस प्रकार से लॉर्ड सभा की उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी हम यह कहते हैं कि लॉर्ड सभा विधायी, वित्तीय, कार्यपालिका क्षेत्र में लोक सदन से कम शक्तियों वाला सदन है, इसकी स्थिति कमतर है। लेकिन उसके बावजूद भी न्यायिक क्षेत्र में जो इसे शक्तियां प्राप्त हैं, उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि न्यायिक क्षेत्र में विश्व के किसी भी द्वितीय सदन को इतनी शक्तियां प्राप्त नहीं है जितनी की लॉर्ड सभा से। इस प्रकार से लॉर्ड सभा का स्थान ब्रिटिश संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी कमजोर स्थिति के बावजूद भी यह है जो है ब्रिटिश संविधान में सामंजस्य स्थापित करने वाला क्या है, सदन है।